सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जो आप सभी लोगों को मिल गए होंगे और आपको तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करना है। लेकिन मॉड्यूल की मदद से इनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आपके सामने आज लेके आया हूं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को। इससे पहले मैं आधारशिला और ध्यानाकर्षण की प्रश्नोत्तरी बना चुका हूं, तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित अति महत्वपूर्ण 135 प्रश्नों को देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर ऑनलाइन टेस्ट व पर्यवेक्षण के दौरान बीईओ और एआरपी द्वारा पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बीईओ आते हैं या एआरपी आते हैं, तो ज्यादातर वे इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण 135 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की मदद से आपको सारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन एक बार में ही हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न आपके हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएं कौन सी हैं? यानी शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? यानी शिक्षण योजना अगर हमें बनानी है तो किस मॉड्यूल की हमें जरूरत पड़ेगी? तो अगर शिक्षण योजना हमें बनानी है तो हमें शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है आपका, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? शिक्षण संग्रह, क्योंकि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की मदद से ही हम शिक्षण योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम आखिर है क्या? तो कंपेंडियम से हमारा मतलब है विद्यालय में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन और क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह जो होता है वो आपका शिक्षण संग्रह कहलाता है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री मात्र, आवश्यकता पड़ने पर पढ़ी जाने वाली सामग्री, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी विद्यालय में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में आप कर सकते हैं, उसका संग्रह आपका कहलाता है शिक्षण संग्रह, यानी कि कंपेंडियम। नेक्स्ट आपका, शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। किस लिए इसका विकास किया गया है? शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत, उनके समस्या जो आते हैं उनके ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण संग्रह में कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह में भी आपके आधारशिला की तरह 6 भाग हैं। ये भाग आपको याद रखने होंगे। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में क्या वर्णित है? तो प्रथम भाग जो होता है उसमें सबके में ही जितने भी मॉड्यूल हैं, पहले भाग में अवधारणा और आवश्यकता दी हुई है। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो शिक्षण संग्रह के भाग 5 में आपका विद्यालय नेतृत्व होता है, क्योंकि शिक्षण संग्रह की आवश्यकता और अवधारणा हमारी भाग 1 में होती है। नेक्स्ट आपका, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुसरण कौन करेगा? बीईओ, एसआरजी या एआरपी या उपयुक्त सभी? तो शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालय में जो प्रयोग का अनुसरण जो करेंगे वे आपके तीनों ही करेंगे। बीईओ भी करेंगे, एसआरजी भी करेंगे और एआरपी भी करेंगे। नेक्स्ट है, प्रोफेसर एन.ए. जगीरा की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रोफेसर एन.ए. जगीरा ने एक पुस्तक लिखी है, प्रभावी शिक्षक। तो प्रभावी शिक्षक में उन्होंने प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी हुई है, जिसमें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स ए से लेकर जेड तक दिया हुआ है और उनके नाम बताए गए हैं कि ए से जेड तक आपका मतलब क्या है।
नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है। तो जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है वो आपके शिक्षण संग्रह के भाग 2 में दी गई है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं। कितने तरीके हैं? जितने अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 तरीके प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस प्रकार प्रयोग किया गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह, 26 अक्षरों के संकेत की तरह, बच्चों की मानसिक सतर्कता के टूल की तरह और केवल 1 और 2। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह उपयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार कैसा होगा। तो प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार आपका बाल केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, विद्यालय केंद्रित नहीं होगा, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होगा, ये आपका बाल केंद्रित होगा। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। अनुशासित, शोरगुल, आनंददायी या दंडात्मक। तो प्रभावी शिक्षण अगर आप करना चाहते हैं तो कक्षा का माहौल आपका आनंददायी होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम पत्रिका संबंधित है। तो अधिगम पत्रिका किससे संबंधित है आपकी? वो आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी होगा। नेक्स्ट है अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसको प्रोत्साहित किया जाता है? अधिगम पत्रिका लिखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में जी से क्या आशय है। जी का मतलब गोल डिटर्मिनेशन। प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है उसमें प्रत्येक अंग्रेजी के लेटर्स का मतलब है, तो जी से हमारा होता है गोल डिटर्मिनेशन यानी कि लक्ष्य का निर्धारण। उसके बाद प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए टू जेड में लेटर ए का क्या मतलब है। ए का हमारा मतलब होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी का बिजी क्लासरूम, सी का इस तरह से सभी लेटर्स का आपका मतलब होता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रखते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर में लिया गया है। देखिए क्या लिया है, प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रखते हैं, यानी व्यस्त रहते हैं, यानी कि आपकी क्लास बिजी रहती है, यानी कि बिजी क्लासरूम, यानी बी से इसका मतलब लिया गया है। बिजी क्लासरूम में ये सब दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना जरूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस नाम से आपको दिया हुआ है, यानी GHIJ। तो जो आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो जी है, जी का मतलब हमारा होता है गोल, अभी मैंने बताया था जी का मतलब होता है गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। एच का मतलब होता है ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है हास परिहास। और आई का मतलब होता है इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। और जे का मतलब होता है जनरल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम पत्रिका जो बच्चे लिखते हैं। तो इसमें आपके हर अक्षर का मतलब होता है। तो ये आपका कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनता है, यानी कि इसमें हास परिहास होगा, यानी खुशी का हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी है। तो एच से इसका मतलब आपका निकलता है। नेक्स्ट है बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभव से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने का आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण के किस अक्षर से लिया गया है। जो आपकी प्रभावी शिक्षण है तो उसमें बातचीत को लिया गया है एन से। एन का मतलब होता है नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब परस्पर बातचीत। और एम का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओ का मतलब होता है आपका आउटडोर लर्निंग। और पी का मतलब होता है आपका प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग। तो आपका ये दे रखा है इसमें बातचीत एक तरीका है, यानी बातचीत होनी चाहिए, यानी नेगोशिएशन से इसका मतलब है, ये एन से आपका लिया गया है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तु के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है, यानी परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है सीखने की प्रक्रिया। यह हमेशा सरल रेखा नहीं होती
बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की एक श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है? तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है, उसमें आपका जो एल अक्षर है उसका मतलब होता है लिंकिंग लर्निंग, यानी अधिगम संबंध स्थापन, यानी सीखने की प्रक्रिया सीखने के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। तो एल का मतलब इसी तरह ए से आपका एक्टिव, बी से बिजी क्लासरूम, एम से आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपको सभी अक्षरों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। एक बार मैं आपको एक बार से फिर दोबारा से सभी अक्षरों के अक्षर बता देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, वैसे वीडियो बड़ी हो जाएगी। ए से हमारा होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी, बी से बिजी क्लासरूम यानी व्यस्त कक्षा, सी से कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी अधिगम, डी से होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि कार्य प्रदर्शन, ई से आपका होता है एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं, एफ से होता है आपका फीडबैक प्रतिपुष्टि, जी से गोल सेटिंग, एच से ह्यूमर यानी हास परिहास, आई से इंडिविजुअल नीड्स, जे से जनरल ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम पत्रिका, के से नोइंग द लर्नर यानी अधिगमकर्ता को आप जानिए, एल से लिंकिंग लर्निंग अधिगम संबंध स्थापन, एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एन से नेगोशिएशंस, ओ से आउटडोर लर्निंग, पी से प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, क्यू से क्विज, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और लर्निंग, एस से सक्सेस एक्सपीरियंस, टी से टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, और यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, और वी से वैरायटी, और डब्ल्यू से वर्किंग एटमोस्फियर यानी कि आपका जो एटमोस्फियर होगा आपका वर्किंग होना चाहिए, और एक्स से एक्सरे फॉर इवेल्युएशन, और यू से यू, और जेड से जील। ये आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न मैं बता रहा था, प्रश्न नंबर 24, अधिगम पत्रिका यानी की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की किस अक्षर से मिलती है? तो मैंने जे से बताया था आपको, जे से होता है आपका जनरल ऑफ लर्निंग, JOURNAL जर्नल ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम पत्रिका। तो जे से आपका इसका मतलब होता है। शिक्षण योजना प्रारूप में कितने बिंदुओं की संख्या है? तो जो आपकी शिक्षण योजना होती है उसमें आपके 6 बिंदु होते हैं। शिक्षण योजना का आधार है, तो जो शिक्षण योजना है उसका आपका आधार क्या होगा? तो शिक्षण योजना का हमारा सबसे बड़ा जो आधार होगा वो हमारा लर्निंग आउटकम होगा, यानी लर्निंग आउटकम के आधार पर ही हम शिक्षण योजना को बनाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण योजना से पढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं? तो शिक्षण योजना से अगर आप पढ़ाएंगे तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो सभी शिक्षण योजना से फायदे होंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? बच्चे का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान बिल्कुल रखेंगे, बालक की आयु इसका भी ध्यान रखेंगे, एक का पाठ का कक्षा में कम से कम 2 वादन में समाप्त करना ये भी ध्यान रखेंगे, यानी पूरा पाठ आपको एक साथ समाप्त नहीं करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट आपका शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा? यानी आपको शिक्षण योजना के बारे में जानना है कि शिक्षण योजना कैसे बनाए, तो इसकी समझ अगर आपको स्पष्ट करनी है तो इसके पेज नंबर 130 में आपको परिशिष्ट 2 दिया हुआ है जिसमें आपको शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। शिक्षण योजना के बारे में डिटेल्स में बताया गया है और उदाहरण भी शिक्षण योजना के दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 130 से 178 तक आपकी शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। नेक्स्ट आपका शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो जो हमारा शिक्षण योजना का प्रारूप है उसमें लर्निंग आउटकम भी है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी है, गृह कार्य भी है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य पहले हम जब पाठ योजना बनाते थे तब आते थे, अब हमें पाठ योजना नहीं बनानी, अब हमें शिक्षण योजना बनानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्थिति में कक्षा का शैक्षिक वातावरण बेहतर होगा? किस स्थिति में? नंबर 1, सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है। नंबर बी, भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं। नंबर सी, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी, बिल्कुल ये सभी इसका आंसर होगा। शिक्षक डायरी क्या है? प्रकरण की सूची? ऐसा तो नहीं है। स्वयं मार्गदर्शिका? बिल्कुल सही है कि शिक्षण योजना हमारी स्वयं मार्गदर्शिका होती है, हमें बताती है कि हमें आगामी क्या कार्य करना है, हमारे बारे में पूरी डिटेल्स वो बताती है।
शिक्षण योजना के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो जो शिक्षण योजना होती है उसके मुख्यतः आपके 4 भाग होते हैं, नहीं 5 भाग होते हैं शिक्षण योजना के। पहले आपका लर्निंग आउटकम, दूसरा आपका टॉपिक, तीसरा आपका जो आपके सामग्री होती है, चौथा भाग होता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आपकी वो होती है, और 5वीं आपकी होती है कि शिक्षण योजना पे असेसमेंट या आपका होमवर्क। ये आपका इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक डायरी का संबंध है। तो शिक्षक डायरी का मतलब किससे है? बच्चों से नहीं, पाठ योजना से ये भी नहीं है, समय सारणी से ये भी नहीं है, शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न हो गए। यह प्रपत्र कौन सा है? तो साथियों, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण के लिए आपको 50 प्रपत्र की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप को आपको 100 पेज की जरूरत पड़ेगी, और लर्निंग आउटकम के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो तो उसमें लिखा जाएगा। और शिक्षक डायरी के रिक्त प्रारूप के लिए आपको 10 पन्नों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षक डायरी के 10 रिक्त पन्ने होंगे शिक्षक की आवश्यकता अनुसार टिप्पणी अंकित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाए, उसकी कितनी प्रतियां होंगी? वे आपकी 100 प्रतियां होंगी। शिक्षक डायरी के मुख्य प्रश्न में किससे संबंधित जानकारी होंगी? ये शिक्षक की स्वयं की जानकारी होंगी। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम क्या है? तो लर्निंग आउटकम आपका क्या है? गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के साथ के लिए प्रकार आधारित जांच बिंदु, बच्चों के सीखने के संकेतक, बिल्कुल सही है। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए बनाए गए जांच बिंदु। तो ये आपका सी गलत है, आपका ए और बी सही है। नेक्स्ट है आपका, लर्निंग आउटकम किसके लिए है? लर्निंग आउटकम विद्यार्थियों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी हैं, और माता पिता और अभिभावकों के लिए भी आपके हैं। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 40, लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है। क्या है? परिणाम आधारित, कल्पना आधारित, प्रयोग आधारित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लर्निंग आउटकम जो होता है आपका परिणाम आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजना। तो साथियों, जो दक्षताएं होते हैं उनके नाम ही लर्निंग आउटकम होता है, उसे सीखने के प्रतिफल कहते हैं और शिक्षण अधिगम परिणाम कहते हैं। तो इसमें शिक्षण योजना अलग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 42, प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 को विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है लर्निंग आउटकम को? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है? कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे? ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको प्रेरणा तालिका से पता चलेगा। तो इसके आंसर दिए हुए हैं, विद्यार्थी की कार्यशैली द्वारा, विद्यार्थी से प्रश्न पूछकर, और लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर के द्वारा। यही है आपकी प्रेरणा सूची, इसके द्वारा ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएंगे? तो विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम की तालिका संबंधित विषय के अध्यापक बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका, एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है? लर्निंग आउटकम का, बिल्कुल सही है। निर्धारित दक्षताओं का, ये भी सही है आपका, यानी दोनों एक ही हैं। कथन 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। लर्निंग आउटकम को और किस नाम से जाना जाता है? तो लर्निंग आउटकम के 3 नाम और हैं। उन्हें सीखने का प्रतिफल भी कहते हैं, सीखने संबंधी परिणाम भी कहते हैं, और शिक्षण अधिगम परिणाम भी कहते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद, विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य आईसीटी संसाधन नहीं है। तो विद्यालय में प्रोजेक्टर भी यूज होते हैं, मोबाइल भी होते हैं, स्मार्ट टीवी भी हो सकते हैं, लेकिन पेजर विद्यालय में यूज नहीं होते। नेक्स्ट है आपका, बाला का विस्तृत रूप। ये बाला का आपका बहुत ज्यादा प्रश्न होता है। बाला से मतलब है हमारा बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग आपकी लर्निंग एड की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल और योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित है? तो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल योजनाएं, ये सब आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित हैं। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होगी? अगर आप एक पुस्तकालय समिति बनाएंगे तो उसमें छात्रों की संख्या 3 होगी। ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है? देखते हैं, पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, क्षेत्र
धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये, यानी उचित नहीं है, ये आपके आंसर में आएगा। पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकता और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए। पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ता के जरूरत के आकलन के लिए उनसे चर्चा की जाए। तो आपका कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं, यानी उचित कौन सा नहीं है, यानी कि ये आपको देखना है। तो आपका पहला है पुस्तकालय के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। मुझे तो ये भी उचित नहीं लग रहा। पुस्तकें विद्यार्थियों के में वास्तविक और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए, ये आपका सही है। पुस्तकें क्रय से पहले कर्ताओं की जरूरत के आकलन के लिए उनसे चर्चा की जाए। तो विकल्प और दो तो सही है, लेकिन इसका आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है। तो उचित कथन तो आपका फर्स्ट ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट आएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए? गतिविधि के अनुसार भी होनी चाहिए, अर्धचंद्राकार या गोले में भी होनी चाहिए, छोटे समूह में भी होनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे, यानी कौन कौन से कार्य शिक्षकों को नहीं करने हैं? टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए। यदि कक्षा कक्ष के बच्चे दरी या चाट पट्टी और जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे और कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे, ये भी आपकी बिल्कुल बात सही है। एमडीएम वितरण के समय बच्चों को एमडीएम शेड में और विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप विद्यालय व्यवस्था करेंगे। उपरोक्त सभी कार्य करेंगे, यानी कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा कौन सा कार्य नहीं करेंगे, उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन में इसमें चेंज करने की जरूरत है, कौन सा कार्य करेंगे, तब इसका आंसर उपयुक्त डी सभी कार्य करेंगे, ये आपका आएगा। नेक्स्ट है अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है। अटेंडेंस स्क्वाड किससे संबंधित है? बच्चों की उपस्थिति से, तो इसका आंसर आपका बच्चों की उपस्थिति होगा। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इनके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है नियोजन का, आयोजन का, प्रबंधन का, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नियोजन का अर्थ है, नियोजन का क्या अर्थ है आपका? भाई शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, नियोजन की भी पड़ेगी, आयोजन की भी पड़ेगी, प्रबंधन की भी पड़ेगी। तो नियोजन का मतलब होता है कार्य योजना बनाना। आप जो भी कार्य योजना बनाएंगे उसको आप नियोजन कहेंगे। नेक्स्ट आपका आयोजन क्या है? आयोजन का मतलब है कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, उसे आप आयोजन कहेंगे। नेक्स्ट है किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है नियोजन, प्रबंधन या आयोजन। तो क्रियात्मक तो पक्ष आपका आयोजन ही होगा, क्योंकि वो क्रियात्मक काम में लाया जाएगा, तो इसका आयोजन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है के समय प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी क्रिया है, यानी आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी क्रिया है, तो इसमें आंसर आपका आयोजन होगा। नेक्स्ट आपकी अभिमत डायरी क्या है? तो अभिमत डायरी जो होती है आपकी, वो आपकी विजिटर्स डायरी होती है, यानी इसमें विजिट करने वाले इसमें अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रार्थना सभा की सुविचारित योजनाएं हो सकती हैं, प्रत्येक दिन संचित प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुसार, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, ये सभी बिल्कुल सही है कि प्रार्थना सभी की सुविचारित योजनाएं हो सकती हैं, ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रातःकालीन सभा, यानी प्रार्थना सभा का समय बांटा गया है। तो जो प्रातःकालीन सभा है उसका समय बांटा गया है 32 मिनट 52 सेकेंड। तो इसको आप याद कर लीजिए। संध्याकालीन सभा या प्रार्थना सभा में होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए? सामूहिक व्यायाम, योगासन होना चाहिए, गतिविधि या खेल विषय के अनुसार, कहानी, कविता, बाल गीत, ये सभी आपके संध्याकालीन सभा में होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतलेख प्रतियोगिता, रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है, संध्याकालीन निर्धारित किया गया है। संध्याकालीन सभा शनिवार, यानी शनिवार के दिन आपको ये शाम के टाइम करना है। नेक्स्ट है आपका संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है। जो संवाद कम्युनिकेशन का समय है वो आपका 5 मिनट आवंटित किया गया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? तो शिक्षण संग्रह में आपके 10 जीवन कौशल दिए गए हैं, तो इनको मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जीवन कौशल क्या है?
तो जीवन कौशल से मतलब है हमारा जीवन को सुगम बनाने के उपाय, इन्हें हम कहते हैं जीवन कौशल। जो 10 दिए हुए हैं जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह के भाग 3 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल का विकास बच्चों में आप कैसे करेंगे? सो हम बच्चों पे छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। समालोचनात्मक और सृजनात्मक सोच के द्वारा और निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्व जागरूकता द्वारा। इसका आपका आंसर बी और सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? तो बाल संसद की चर्चा भी आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में की गई है। बाल संसद का संबंध किससे है? कि बालक बालिकाओं का जो मंच होता है उसे बाल संसद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाल संसद का उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य होगा बाल संसद का? नेतृत्व का विकास करना, जीवन मूल्यों का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, ये तीनों ही आपके बाल संसद के उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन क्या है? तो रचनात्मक आकलन जो होता है आपका वो सतत और व्यापक आकलन को ही आप रचनात्मक आकलन कहते हैं। नेक्स्ट है आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत और व्यापक आकलन या रचनात्मक आकलन को और क्या कहा जाता है? तो रचनात्मक आकलन को कहते हैं सीखने के लिए आकलन। आपके 3 तरह के आकलन होंगे, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और आकलन द्वारा सीखना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 75 बच्चों में के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? तो बच्चों के किन किन पक्षों का होना चाहिए? सीखने का भी होना चाहिए, कौशल का भी, रुचियों का भी, रुझान का भी, अभिप्रेरणा का भी। भिन्न भिन्न विषयों में जो अभिप्रेरणा होती है उनका भी आकलन होना चाहिए। तो सभी पक्षों का आकलन हमें करना होगा। नेक्स्ट है शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन के लिए आपकी 10 मिनट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है आपका नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है बच्चों की कॉपी, स्लेट, समूह चर्चा, उपयुक्त सभी। तो नियमित आकलन में सभी आपके सहायक होंगे। नेक्स्ट है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है। यानी सतत और व्याकरण मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करते हम, ना स्कूल का परिणाम देख के करते हैं, उसमें उसकी प्रगति से ही उसकी तुलना की जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है। क्यों जरूरी है? प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने के लिए उसका जरूरी है। नेक्स्ट है बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है। क्या अगर बच्चों के अधिगम का आकलन करना है, प्रश्नोत्तरी या पहेली इस तरह से उनके सहायक होती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया संबंधी आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? बच्चों द्वारा, शिक्षक द्वारा, अभिभावकों के द्वारा या सभी के द्वारा? तो इसका आंसर आपका सभी के द्वारा होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी? तो प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह 10 बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ बताई गई हैं। ये शैलियाँ आपकी कितनी तरह की होती है? ये शैलियाँ आपकी 3 तरह की होती है। इनके बारे में भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। नेक्स्ट आपका नेतृत्व क्या है कहलाता है? किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को कुशलतापूर्वक करना, ये आपका नेतृत्व कहलाता है। नेक्स्ट आपका शैक्षिक नेतृत्व का गुण क्या है? तो शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत सभी के विचार सुनने, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना, सभी शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना और अन्य लोगों को स्वयं निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना, ये सभी आपका शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका शैक्षिक नेतृत्व होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सत्ताधारी 3 तरह का नेतृत्व मैंने बताया था, सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक या जनतंत्रीय या सहयोगी शैली और अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। तो शैक्षिक नेतृत्व आपका लोकतंत्रीय होना चाहिए या जनतंत्रीय और सहयोगी शैली आपकी होनी चाहिए। सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता होती है? सत्ताधारी नेतृत्व में क्या होता है? जो नेता होता है वो स्वयं निर्णय लेता है। नेक्स्ट आपका लोकतंत्रित नेतृत्व क्या है? लोकतंत्रित नेतृत्व में समूह भावना से काम करना होता है, समूह की राय को महत्व देना होता है और अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है। ये आपकी लोकतंत्रीय नेतृत्व की विशेषता होती है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है?
स्वतंत्र शैली का मतलब होता है नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण, यानी नेता अपना नियंत्रण नहीं रखते, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है। निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष होगा समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना, वो सबसे बड़ा दोष होता है। नेक्स्ट आपका जानकारी कितने प्रकार की होती है, तो जानकारी आपकी 3 प्रकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आंकड़े क्या है। आंकड़े से मतलब है हमारा जानकारी, कोई जानकारी है उसका संख्यात्मक वर्णन, वो आपका कहलाता है आंकड़े। नेक्स्ट आपका गुणात्मक सूचनाएं क्या होती हैं, सूचनाओं को शब्दों में लिखना, ये आपका गुणात्मक सूचनाएं कहलाता है। नेक्स्ट आपका विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है, तो विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करेगा, विद्यालय प्रबंधन समिति। समावेशी शिक्षा आधारित है, ये तो आपको पता ही है, सबके विकास के सिद्धांत पर, एकीकरण का सिद्धांत, विविधता को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, ये आपका समावेशी शिक्षा पर आता है। नेक्स्ट आपका दस्तावेजीकरण क्या है। दस्तावेजीकरण से हमारा मतलब है आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन, उसे आप कहते हैं दस्तावेजीकरण। सर्वप्रथम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की थी, तो जो सर्वप्रथम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी वो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। नेक्स्ट है बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का प्रमुख कारण क्या है, तो बच्चे अगर विद्यालय से ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो इसमें अभिभावकों की विद्यालय से घर की दूरी, विद्यालय का समय, शिक्षकों का वर्तमान पाठ्यक्रम पर जोर या अभिभावकों की उदासीनता। बिल्कुल सही आंसर है इसका, अभिभावकों की उदासीनता सबसे बड़ा कारण है। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय और बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्या है, तो अगर आपकी एक आदर्श कक्षा है 40 मिनट की कक्षा है, तो 40 मिनट की कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 10 मिनट होगी और बच्चों की क्रियाशीलता आपकी कितनी होगी, वो आपकी 25 मिनट होगी और शिक्षक की बच्चों के साथ क्रियाशीलता आपकी फिर 5 मिनट की होगी, यानी 40 मिनट की में 10 मिनट शिक्षक की क्रियाशीलता होगी, 25 मिनट बच्चों की क्रियाशीलता होगी और शिक्षक की बच्चों के साथ आपकी 5 मिनट क्रियाशीलता होगी। नेक्स्ट है कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या खेल का प्रयोग करने का सही समय है, यानी कक्षा को आपको रुचिकर बनाना है, रोचक घटना का या कहानी का करना है, तो शिक्षण के अंत में, शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के मध्य में, सुविधा के अनुसार। वैसे तो शिक्षण के प्रारंभ में ही किया जाता है, लेकिन अगर आपकी सुविधा के अनुसार भी अब इसको रुचिकर बना देते हैं। मान लिया आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपको लगा कि कक्षा बोर हो रही है, तो आप उसको रुचिकर घटना या कहानी से रुचिकर अपनी कक्षा को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका इबारती प्रश्न क्या होता है, यानी इबारती प्रश्न का मतलब होता है प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना, उसे इबारती प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल अखबार क्या है, तो बाल अखबार से हमारा मतलब है विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार, जिसमें कहानी, कविता आदि होते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस जो आपको बनाना है वो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को मनाना है। नेक्स्ट है आपका बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगर बालक का संज्ञानात्मक कौशल का विकास भी हो गया, भावात्मक कौशल का विकास भी हो गया, तो मान लीजिए उसका सर्वांगीण विकास हो गया। तो सर्वांगीण विकास से हमारा संज्ञानात्मक कौशल और भावात्मक कौशल दोनों से मतलब है। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले कौन से होंगे, प्रतिभाशाली बालक भी होंगे, विकलांग भी होंगे, मंद बुद्धि भी होंगे, वे सभी इस विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में गिने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो उसमें विद्यार्थियों की स्तर, उनकी आयु का ध्यान रखना चाहिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता का ध्यान रखना चाहिए और बालिकाओं की भागीदारी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि आपको तीनों ध्यान रखना पड़ेंगे। नेक्स्ट है जन पहल हस्त पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है, तो जन पहल जो हस्त पुस्तिका है वो आपके न तो बच्चों को उपलब्ध कराई न अभिभावकों को, वो आपके एसएमसी के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है, मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है, बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी को मेरा सपना कहा गया है उसमें, तो मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी है। नेक्स्ट आपका शिक्षक के दौरान शिक्षण के लिए नियोजन और क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है, यानी शिक्षण का नियोजन करना है और आपको क्रियान्वयन करना है, तो उसके लिए मॉड्यूल क्या है आपका शिक्षण संग्रह। कक्षा 1 भाषा हिंदी के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम दिए गए हैं,
कक्षा एक भाषा में कितने हैं? कक्षा एक भाषा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम दिए गए हैं 5, तो मुझे नहीं लगते, इसमें मुझे देखना पड़ेगा, कंफ्यूजन है कि कक्षा एक भाषा में कितने परिणाम दिए गए हैं। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, मुझे 4 लगते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया। चलिए देख लीजिए आप अपने आप, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, तो इसमें 5 लगा लीजिए, फिलहाल अब 5 ही हैं। नेक्स्ट है, बच्चे सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं, वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी और सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है? तो ये आपको कक्षा 7 के शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है। नेक्स्ट है, बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में है? तो ये आपका कक्षा 5 के शिक्षण अधिगम परिणाम में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक मीटिंग करेंगे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बैठक लर्निंग आउटकम संबंधी कोई चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। सदस्यों को हर माह बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे, बिल्कुल, इसीलिए ही प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंध समिति की बैठक से मासिक मीटिंग करेंगे। लर्निंग आउटकम के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, केवल वित्तीय लेखा जोखा पर चर्चा होगी। तो इसमें आपका दूसरा आंसर सही है। कक्षा शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या करते हैं? तो कक्षा शिक्षण के इस प्रारंभ में हम क्या करना है? चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान पर हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए, किसे किसे सम्मिलित होना चाहिए? सभी शिक्षक भी सम्मिलित होंगे उसमें, एसएमसी सदस्य भी सम्मिलित होंगे, अभिभावक भी सम्मिलित होंगे और माता समूह भी सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है, सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रियाओं के उपबिंदु क्या हैं? तो उसके 3 उपबिंदु हैं, शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शैक्षिक गतिविधियां हो सकती हैं, ये आपकी किसी भी विषय में हो सकती है, यानी सभी विषयों में होंगी, आपकी भाषा में भी होंगी, गणित में भी होंगी, सभी विषयों में आपकी होंगी। गतिविधि उपयोगी होती है क्योंकि इनसे बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है, इसलिए गतिविधि आपकी उपयोगी होती है। विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को सोचने, देखने, खोजने व स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों से आसानी से सीखा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं माचिस की तीलियों से? इकाई दहाई की संकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी किसी सवाल का सही जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाते, क्यों? बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती हैं। बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियों को पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, बच्चे उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो बी सी तो इसका आंसर है नहीं, आपका इसका आंसर यही है कि बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती और ना ही उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण यही होगा, बच्चों को उसके इतिहास, योगदान व परंपरा से परिचित कराना। वैसे इसका एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, अवकाश में कटौती करना, हालांकि कुछ हद तक सही भी है, बहुत अवकाश में कटौती हो गई, लेकिन इसका वही सही आंसर आपका यही होगा, बच्चों को उनके इतिहास, योगदान और परंपरा से परिचित कराना। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट मैपिंग क्या है? कंसेप्ट मैपिंग से हमारा मतलब है पाठ्यक्रम के जो बिंदु हैं उन्हें आप ग्राफ या निरूपण कर दें, यानी ग्राफ के रूप में दिखा दें, इसको आप कंसेप्ट मैपिंग के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 125, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण किस पुस्तिका में है? ये आपकी हस्त शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में